कबाड़ बेचकर बेटी को बनाया माँ बाप ने जज। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। आप ही तो थे जो हमें इतनी अच्छी तरीके से समझते थे। श्यामलाल अपने माता पिता के गुजर जाने के सदमे से ठीक तरीके से उभरा भी नहीं था कि तभी उसका बड़ा भाई अगले ही दिन सुबह श्यामलाल और उसके पूरे परिवार को घर से बेघर करते हुए कहता है, चला जा इस घर से। इस घर में तेरा कोई हक नहीं है। जब माँ आखिरी सांसें गिर नहीं थी, मैंने तभी उनसे ये आलीशान घर, प्रॉपर्टी, पैसा सब अपने नाम करवा लिया था। अब तेरा इस घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बड़े भैया, आप मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस संपत्ति पर उतना ही हक मेरा है जितना आपका। चाचा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी मुझे इस घर से बेघर मत कीजिए। मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं, मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। अरे बाप रे, परीक्षाओं की चिंता तो इतनी हो रही है इसकी बेटी को जैसे पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर और जज ही बन जाएगी। अरे तेरी माँ किसी गरीब से तेरी शादी ही करेगी एक दिन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। श्यामलाल अपने भाई के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन श्यामलाल के साथ साथ उनके परिवार की गिड़गिड़ाहट उसके बड़े भाई को जरा भी दिखाई नहीं देती और वो उन सबको बड़े बेरहमी के साथ घर से बेघर कर देता है। श्यामलाल के पास कुछ पैसे थे, वो उन पैसों से दूसरे गांव आता और एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी तैयार करता है और गांव में ही कबाड़ी चुन्ने बेचने का काम करना शुरू कर देता है। एक दिन सारा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी अनन्या कहती है, माँ, पिताजी, मैंने अखबारों में, न्यूज चैनल में, किताबों में पढ़ा है कि जो गैर कानूनी काम होते हैं और जो अवैध रूप से किसी की कोई चीज छीनते हैं उसको जज सजा देती है, न्याय दिलवाती है। तो हमारे ताऊ जी ने भी तो हमारे साथ कुछ यही किया है, तो क्या हम जज से न्याय नहीं मांग सकते? हाँ बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है। समाज में ऐसे ही लोगों को न्याय मिलता है और मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि 17 साल की उम्र में तुझे कोर्ट कचहरी, जज दराज की बातें तक पता है। लेकिन बेटी, ये सभी चीजों को करने में बहुत अधिक मात्रा में पैसे चाहिए होते जो हमारे पास नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ सही कहती है। हमारे पास इतना धन कहाँ जो हम अपनी संपत्ति के लिए जज से न्याय मांगने जाएं। छोड़ो, कोई बात नहीं। ये बात तो बहुत गलत है पिताजी। अगर हम गरीब हैं तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसका मतलब गरीबों का कोई जज नहीं है जो उन्हें न्याय दिलाए। ये वो दिन था जिस दिन अनन्या ने अपने दिमाग में जज बनने का बीज बो लिया था। मैं भी आज इस अन्नपूर्णा के आगे बैठी ये शपथ लेती हूँ कि एक दिन मैं गरीबों की जज बनूंगी, जहाँ गरीबी को हर हाल में न्याय मिलेगा। कहाँ खो गई बेटी? खाना ठंडा हो रहा है। अगले दिन, अच्छा बेटी, तू स्कूल चली जाना और हम जा रहे हैं कबाड़ खाने से कबाड़ बीनने, फिर उसे बेचकर ही घर लौटेंगे। ठीक है माँ। अब चिलचिलाती धूप में श्यामलाल और धनवंती कबाड़ी बीनने के लिए कबाड़ खान तक आते हैं और वहां से कबाड़ को चुनने लगते हैं। अब अनन्या एक गांव से दूसरे गांव इस कड़ी धूप में पैदल पढ़ने जाया करती। जितने भी खाली प्लास्टिक की बोतल मिलती है, जितनी भी गंदी पन्नियां हैं और जितने भी कागज कूड़े करकट हैं जो बीनने लायक है, उन्हें बटोर लीजिए। हाँ धनवंती, मैंने सब चुन लिया है, लेकिन इस गर्मी से मेरा माथा घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक घूंट कहीं से पानी मिल जाता तो ठीक रहता। तभी स्कूल से लौटती अनन्या अपने माता पिता को कबाड़ चुनते हुए देख लेती और अपने पिता को परेशान होता देख कहती है, अरे माँ, पिताजी, आप लोग यहाँ इस कड़ी धूप में कूड़ा बीन रहे हैं और पिताजी आपके तो होंठ सूख रहे हैं इस कड़ी धूप में कूड़ा बीनने से। अनन्या अपने बैग से पानी की बोतल लेकर अपने पिता को पानी पिलाती है। हाँ बेटी, बस मैं ठीक हूँ। जा, यहाँ बहुत धूप है, तू घर जा, हम शाम तक घर लौटते हैं। लाइए पिताजी, मैं भी आप लोगों की मदद कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी जल्दी फुर्सत मिल जाए। अब तीनों मिलकर कबाड़ बीनते हैं, जिसके बाद एक कबाड़ी की दुकान पर वह उन्हें बेचकर कुछ पैसों को लेकर घर लौटते हैं। दिन भर बस पढ़ती रहती है। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छा खाना भी शरीर में जाना चाहिए, तभी तो पढ़ाई में दिमाग लगा रहेगा। हाँ माँ, रखो ना, मैं खा लेती हूँ। ऐसे ही कुछ समय गुजरता और अनन्या अपनी कड़ी मेहनतों से 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करती है। अनन्या, तुमने पूरे स्कूल में 12th की परीक्षा में टॉप किया है और पॉलिटिकल साइंस में तुमने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं। मुझे लगता है कि आगे तुम्हें लॉ की तैयारी करनी चाहिए। अनन्या, तुम एक बहुत अच्छी जज बन सकती हो। मैम, सपना तो मेरा भी यही है। अब खुश होती हुई अनन्या अपने रिजल्ट को अपने माता पिता को दिखाती है। चलो, अब 12वीं की कक्षाएं अच्छी तरीके से पास हो गई हैं। अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। ऐसे कैसे शादी माँ? मुझे शादी नहीं करना, बल्कि मैं तो लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मुझे अभी और पढ़ना है। क्या कहा? और
और पढ़ना है बेटी, और पढ़ने के लिए और अधिक पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। माँ, मैं भी आपके साथ कबाड़ बीनूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन मैं लॉ की पढ़ाई जरूर करूंगी। मैं जज बनना चाहती हूँ माँ। अब बेटी का सपना है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। बेटी तू कर तैयारी, हम दिन रात मेहनत करेंगे ताकि तेरे लॉ की पढ़ाई में तुझे किसी चीज की दिक्कत ना हो। अब अनन्या के माता पिता दिन रात कबाड़ को बीनते और फिर उससे बेचकर पैसे जमा करते। अनन्या की उम्र भी अब 22 साल की हो गई थी, जिसके बाद अनन्या नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाती है। पिताजी, माँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मेरा दाखिला मेरे सपनों की यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी में हो गया है। पर पिताजी, एक समस्या है, मेरे पास किताबें नहीं है और किताबों की कीमत भी दुकानों पर बहुत अधिक है। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। फिलहाल तेरे पास जो है तू उससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। अब श्यामलाल और धनवंती अगले दिन कबाड़ बीनने जाते हैं। सुनिए जी, अब तो बहुत ज्यादा कबाड़ बीननी पड़ेगी, क्योंकि फिर पैसे किताबों के लिए भी तो चाहिए ना, और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। बिटिया ठीक से खाएगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। धनवंती और श्यामलाल ढेर सारा कूड़ा, प्लास्टिक, पन्नी, करकट, लोगों के फेंके हुए खाने के पैकेट, पानी की गंदी बोतल, लोहा, टीन, टप्पड़ सब चुन लेते हैं और उसे रेडी पर लेकर कबाड़ की दुकान के पास जा रहे होते हैं कि तभी एक बड़े घर का सेठ घर से बाहर निकलता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे कबाड़ी वाले भैया, जरा हमारे घर में भी कुछ कबाड़ियां हैं, लेते जाओ, उन्हें भी कबाड़ की दुकान पर बेच देना। जी मालिक, दे दीजिए। अच्छा हुआ इस बड़े घर के लोगों ने हमें रोक लिया। अब तो अच्छा कबाड़ हमें यहाँ से मिल जाएगा, जिसे बेचकर हमें कीमत भी अच्छी मिलेगी। ये देखो भाई साहब, ये कुछ किताबें हैं जो कई साल से मेरे घर में पड़ी हुई हैं, और ये अखबार और ये रद्दी है, इनको ले जाओ। श्यामलाल किताबों पर लगे धूल को साफ करता है, तभी उसकी नजर किताब पर लिखे नाम पर जाती है। भाई साहब, ये किताब तो कानूनी दस्तावेजों से जुड़ी हुई लगती है। हाँ भाई साहब, ये सभी किताबें वकील, कानून, जज, अदालत, न्याय से जुड़ी हुई हैं। दरअसल मेरे बच्चे वकालत की पढ़ाई कर रहे थे और सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाओं में पास भी हो गए। तब से ये किताबें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर जज्बा अच्छा हो और किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज हासिल करवाने में जुट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। श्यामलाल वह किताबें अपनी बेटी के हाथ में देता है। पिताजी, आपने सारी किताबें खरीद ली, मैं बहुत खुश हूँ। पर पिताजी, माँ, मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे आगे की परीक्षाएं देने गांव से बाहर जाना होगा। ये बात उदास होकर क्यों बता रही बेटी? ये तो खुशी की बात है ना। तुझे जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। तू जा और अपनी परीक्षाएं देकर आ। अपने माता पिता का मिला ये सहयोग अनन्या के जज्बे को दुगना और बढ़ा देता है। अब अनन्या गांव से शहर जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई करती है और परीक्षाओं में सफलतापूर्वक टॉप करती है और एक जज बनकर अपने गांव लौटती है और अपने घर में जाते ही सबसे पहले अपने पिताजी के सर पर वकालत की टोपी पहनाती है। पिताजी, देखिए, आपकी बेटी जज की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास करके एक न्यायाधीश बन गई है, एक जज बन गई है। इतने संघर्षों से गुजरने के बाद अपनी बेटी की सफलता देख श्यामलाल और धनवंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी डबडबाई आंखों से अपनी बिटिया को गले लगाकर कहते हैं, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया बेटी। मेरी बेटी जज साहिबा बन गई, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया माँ, लेकिन अभी मेरी सफलता पूरी नहीं हुई है। जब तक मैं अवैध रूप से छीनी हुई अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले लेती, तब तक ये सफलता मेरे लिए असफलता है। अब अनन्या नोटिस पेपर लेकर अपने ताऊ के घर पहुंचती है। जी, आपके ऊपर आईपीसी धारा 441 का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आपने अवैध तरीके से अपने ही भाई की संपत्ति को छीना है। इसलिए आप कल सुबह कोर्ट में सही वक्त पर हाजिर हो जाइएगा। आप कौन है और ऐसे कैसे कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही हो? मैं अनन्या हूँ, श्यामलाल की बेटी। बाकी की बातें कोर्ट में करेंगे। चंदेश्वर के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है जब उसे पता चलता है कि श्यामलाल की बेटी जज बन गई है। अब अगले दिन अपनी पत्नी के साथ वो कोर्ट पहुंचता है। जज साहिबा, इनके ऊपर आईपीसी धारा 441 का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ सामने श्यामलाल जी भी खड़े हैं, जो कि इन्हीं के भाई थे, पर गैर कानूनी तरीके से इन्होंने जबरन अपने भाई की सारी संपत्ति उनसे छीन ली। मैं चाहूंगा जज साहिबा, अब आप अपना फैसला सुनाइए। सभी दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए चंदेश्वर राय को 3 महीने हिरासत में रखा जाता है और अवैध रूप से छीनी हुई संपत्ति को श्यामलाल और उनकी धर्मपत्नी धनवंती को सूद समेत वापस लौटाया जाता है। और ये न्यायाधीश का आखिरी फैसला है।
अनन्या इस केस का फैसला सच्चाई और विनम्रता के साथ सुनाती है। इसके बाद वह अपने माता पिता से जबरन छीनी हुई संपत्ति और घर को अपने नाम कर लेती है। आज अपने घर में इतने सालों बाद वापस लौटा हूँ। ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है बेटी। मुझे फक्र है अपनी बेटी पर, जो उसने अपने गरीब माँ बाप को न्याय दिलाया, खुद जज बनकर। मालिक, सोनाक्षी बिटिया सारा दिन खाना नहीं खाती है और पूरे दिन कमरे में अकेले बैठी रहती है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ रामू काका इस बात से। मालिक, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि सोनाक्षी बिटिया को उनकी माँ का प्यार फिर से मिल सके। घर के मामूली नौकर की बात रघुवीर के दिल पर लग जाती है और वो कुछ ही दिन में दूसरी शादी कर लेता है। सोनाक्षी, ये देखो तुम्हारी माँ मिसेस कावेरी। आज से तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी नहीं खलेगी। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। अच्छा, तो मेरी सौतेली बेटी भी है। हाँ सोनाक्षी, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की कमी खलने नहीं दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सोनाक्षी भी अब खुश रहने लगी थी। तभी एक दिन, वैसे कावेरी, सोनाक्षी की उम्र अभी शादी की हो गई है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छे से घर से रिश्ता आया है। ये देखो, ये तस्वीर कैसी लग रही है तुम्हें? लड़का तो सही है और अच्छे परिवार से है, तो शादी कर ही देनी चाहिए। तभी सोनाक्षी लड़के की तस्वीर को देखती है और लड़का इतना सुंदर होता है कि सोनाक्षी पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेती है, जिसके बाद पूरे घर में शादी की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अपने कमरे में खुद से बातें करते हुए, अच्छा है मेरी सौतेली बेटी को मेरे हस्बैंड ने जल्दी ही निपटा दिया। अब अपना खुद का बेबी करूंगी और उसके साथ खुशहाल जिंदगी इस आलीशान घर में गुजारूंगी। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजरते हैं और घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही होती है। तभी उसी बीच रघुवीर अपनी बेटी सोनाक्षी से कहता है, वैसे सोनाक्षी बेटा, मैं क्या सोच रहा था कि अब तो तेरी शादी भी होने वाली है, तो क्यों ना एक बार शॉपिंग कर ले मिलकर। हाँ, मजा आएगा। आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, गाड़ी मैं चलाऊंगी। इस लड़की को भी चैन नहीं है, दिन भर अपने बाप के पैसों को उड़ाती रहती है। खैर छोड़ो, अब तो शादी भी होने वाली है। कावेरी, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं, आप लोग जाइए। सोनाक्षी कार ड्राइव करके घर से हाईवे की तरफ निकलती कि तभी उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े ट्रक से टक्कर खाती है, जिसके कारण उसके पिता रघुवीर कार से बाहर गिर जाते और उनका सर फट जाता है। सोनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। माँ, पापा और मेरा एक्सीडेंट हो गया माँ, और पापा के सर से बहुत खून निकल रहा है माँ, हम हाईवे पर है माँ। पल भर में वहां लोग और पुलिस इकट्ठे होते हैं। कुछ देर में कावेरी भी वहां पहुंचती है और वो फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है और फिर बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके भरोसे ही तो मैं इस घर में आई थी, वापस आ जाइए ना। हंसती खेलती जिंदगी कावेरी की उजड़ चुकी थी। इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं अपनी सौतेली बेटी को कभी माफ नहीं करूंगी। अब जहां कावेरी अपने पति को खोने से टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी के ससुराल वाले भी बहुत दुखी थे। तभी परेशान होते हुए उर्मिला एक दिन कावेरी को फोन करती है। कावेरी जी, आपके साथ जो भी हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ। आपके साथ तो अनहोनी हो गई, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को कचोरते हुए आपसे ये बात पूछती हूँ कि क्या अब हमारे बच्चों की शादी हो पाएगी? जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ उर्मिला जी। बाकी मैं नहीं चाहती कि ये शादी रुके, और उसके पिता भी चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी उसी घर में हो, तो मैं ये शादी करवा दूंगी। अब कुछ दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त देखकर कावेरी अपनी बेटी की शादी अशोक से करवा देती है। आओ सोनाक्षी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, अरे सोनाक्षी, इतनी जल्दी उठकर तुमने इतना सारा खाना भी बना दिया? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैंने सोचा था कि हम लंच पर बाहर जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सोनाक्षी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया तो बहुत जबरदस्त है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। सोनाक्षी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं मम्मी को यहाँ बुला लूं, उनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अब सोनाक्षी के इतना जिद करने पर कावेरी अपने सौतेली बेटी के ससुराल पहुंचती है। अरे कावेरी जी, अंदर आइए ना। मेरी सौतेली बेटी का ससुराल तो कुछ ज्यादा ही आलीशान है। मेरी जिंदगी उजाड़ कर यहाँ ऐश कर रही है। अब रात को ऑफिस से अशोक घर आता है।
अरे सासू माँ, आप आ गई। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सोनाक्षी, फटाफट खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। सोनाक्षी सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। तभी अशोक अपने हाथों से सोनाक्षी को खाना खिलाने लगता है। जब तक तुम्हें अपने हाथ से खाना न खिलाऊं, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। मेरे पति को मुझसे छीन कर कैसे अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है मेरी ये सौतेली बेटी। कावेरी जरा भी खुश नहीं थी अपनी सौतेली बेटी और उसके पति की शादीशुदा खुशहाल जिंदगी को देखकर। तभी एक रात कावेरी अपनी बेटी के कमरे की तरफ से गुजर रही होती है, जहां अशोक अपनी पत्नी के पैरों को दबा रहा होता है। अब कैसा लग रहा है सोनाक्षी? पैरों का दर्द में थोड़ा सा आराम हुआ? अब ठीक है। बस बहुत हो गया। मैं अपनी सौतेली बेटी की जिंदगी से उसके पति का सारा सुख छीन लूंगी। ये सब देखकर अब कावेरी अपनी बेटी के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू करती है। अगले दिन सुबह, दामाद जी, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई है, तो क्या ये सब्जी रोटी मुझे अपने हाथों से खिला देंगे? ये क्या बोल रही है समधन जी? ठीक है, लाइए मैं खिला देता हूँ। अशोक अपने हाथों से अपनी सास को खाना खिला रहा होता है। सोनाक्षी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसी तरह अगले दिन सुबह जब अशोक सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तभी कावेरी कहती है, ओह अशोक, तुम कितने बोरिंग हो। रोज ऑफिस और घर, इसके अलावा भी कुछ कर लिया करो। चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सोनाक्षी, तुम भी रेडी हो जाओ। नहीं, आप लोग जाइए, मुझे घर में कुछ काम निपटाना है, तो मैं बिजी हूँ। अब कावेरी अशोक को लेकर एक क्लब में जाती है। अरे सासू माँ, ये कहाँ लेकर आ गई आप मुझे? ये क्लब है अशोक, डोंट वरी, एंजॉय करो, कुछ नहीं होगा। अब कावेरी जानबूझकर उसके शरीर को छूने लगती है और उसे बहुत सारी दारू पिला देती है। अब लड़खड़ाते हुए अशोक रात 2 बजे घर आता है। अशोक, तुमने दारू पी है? तुम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। माँ, इन्होंने शराब कब पी? क्या अशोक ने शराब पी रखी है? मुझे तो पता ही नहीं चला। सोनाक्षी कुछ नहीं कहती और जैसे तैसे पकड़कर अशोक को कमरे में लेकर जाती है। सोनाक्षी अब बहुत परेशान रहने लगी थी। तभी एक रात, क्या हुआ अशोक, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, सासू माँ के कमरे में जा रहा हूँ, उनके पैरों में तेल लगाने। अशोक कमरे में आकर अपनी सास के पैरों में तेल लगाने लगता है। अशोक, तुम्हें नींद नहीं आ रही जो इतनी रात को मेरे कमरे में आ रहे हो? अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पता नहीं आपने कैसा जादू कर दिया मुझ पर। मन करता है दिन भर बस आपके साथ रहूं। शायद मैं आपको प्यार करने लगा हूँ। शायद नहीं, यही हकीकत है। अशोक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ। कावेरी अशोक को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लेती है, लेकिन इतना करने के बाद भी कावेरी शांत नहीं होती। और एक दिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, अशोक रोज हाईवे के पास से ही जाता है। मैं उसे कांचीपुरा हाईवे के पास भेजूंगी, तुम्हें उसे वहीं खत्म करना है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा, बस आप पैसे तैयार रखना। अब सुबह सुबह अशोक ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। सुनो अशोक, आज तुम कांचीपुरा के हाईवे की तरफ से जाना ऑफिस। मेरी एक दवाई खत्म हो गई है, तो वो भी लेते आना, और मेरी ये आयुर्वेदिक दवाई नहीं मिलती है। ला देंगे सासू माँ, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। एक बार फिर सोनाक्षी को अपने पति अशोक की ये टोन बेकार लगती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। अशोक हाईवे की तरफ कार लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी अपनी माँ के कमरे की ओर से गुजरती है। मेरी बात कान खोल कर सुनो। 5, 6, 7, 8, 9, 4 ये गाड़ी नंबर है, इसको उड़ाना है। सोनाक्षी अपने पति की गाड़ी का नंबर सुनकर फौरन अपनी माँ से घबराते हुए पूछती है, ये सब क्या है माँ? ये तो मेरे पति की गाड़ी का नंबर है, लेकिन आप उन्हें मारना क्यों चाहती हैं? ओहो, अब तो तुमने बहुत देर कर दी चीजें जानने में सोनाक्षी। अब तो तुम्हारा सुहाग उजड़ भी चुका होगा, वैसे ही जैसे तुमने अपने बाप को मार के मेरा सुहाग उजाड़ा था। सोनाक्षी को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे तैसे हाईवे पर पहुंचती है, जहां ऑलरेडी पुलिस खड़ी हुई थी। आप ठीक है अशोक जी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ने आपकी जान ले ही ली होगी। ये कुछ गाड़ियां कब से मेरा पीछा कर रही थी। एक सेकंड, तुमने क्या कहा? तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ मुझे क्यों मारना चाहती है? सोनाक्षी सारा सच अपने पति को बताती, जिसके बाद अशोक सोनाक्षी को लेकर घर पहुंचता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? अपनी पत्नी के कारण। उसके सुहाग में इतनी ताकत थी कि उसने मुझे बचा लिया, लेकिन आपने क्या किया? मुझसे प्यार का झूठा नाटक कर अपनी ही बेटी की सौतन बन गई और फिर मुझे ही मारने की प्लानिंग की। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपनी बेटी का सुहाग ही उजाड़ना चाह रही थी।
माँ, पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मेरा विश्वास करें, वो सब एक हादसा था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अशोक, तुम ठीक कह रहे हो। शायद मेरे मन का जहर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, जो मैं आज अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ने पहुंच गई। लेकिन बस अब और नहीं, मुझे माफ कर दो। अशोक अपने विचार से दोनों ही माँ बेटी के अंदर की गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, जिसके बाद कावेरी वहां से हमेशा के लिए चली जाती है।